नमस्कार, मेरा नाम है मनोज और स्टोरी टेलिंग के इस खास सेगमेंट में आज मैं हूँ जल, जंगल, ज़मीन और इकोलॉजी की बात करने वाले पद्म भूषण, पद्मश्री से नवाजे गए पर्यावरणविद डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी जी। आपका बहुत स्वागत है मेरे साथ। अक्सर हम पहाड़ों की बात करते हैं और मैं भी अपने आमा बूबू से कुछ कहावतें सुना करता हूँ। खराटों की आप भी बात करते हैं और मैं सुनता हूँ हमारे दादाजी, हमारे पिताजी जब तकरीबन 90s में थे तो उन दिनों अपने कंधे में रख कर के घराटों पंचक्की में पिसवाने के लिए जाते थे। लेकिन मैंने वो दिन नहीं देखे, ना मैं आज उनको देख पाता हूँ। बिल्कुल ख़त्म हो गए, लुप्त हो गए हैं। ऐसे ही अब जैसे जैसे बड़ा हो रहा हूँ, धारे नौलों को भी देख रहा हूँ। बचपन में जाते थे, नौलों से भर के लाते थे पानी, लेकिन आज हर घर जैसे नल आया तो वो धारे और नौलों का कॉन्सेप्ट पूरा ख़त्म हो रहा है। एक अंदर से डर है एक युवा होने के नाते, जैसे जैसे बढ़ रहा हूँ ये सब चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। घर में एक चाक था हमारा जिसमें दादी पीसा करती थी, मम्मी पीसा करती थी, ख़त्म हो रहे हैं। क्या ये दोबारा जीवित हो पाएंगे और कितना खतरा हम सभी लोगों के लिए है जो हम समझ नहीं पा रहे हैं इस वक्त? देखो, अगर पृथ्वी के विज्ञान को आपने पढ़ा हो तो पृथ्वी इससे पहले 2-3 बार समाप्त हो चुकी है। और सबसे अजीब बात ये रही कि जीवन तमाम समाप्त हुए लेकिन फिर जीवन खड़े हुए, क्योंकि प्रकृति एक ऐसी चीज़ है जिसको अभी हमने समझ नहीं बनाई है। 65 करोड़ साल पहले भी पृथ्वी ख़त्म हुई और 25 करोड़ 6 करोड़ इन सब समय में बड़े उथल पुथल पृथ्वी में हुए थे। जितने जीव थे समाप्त हो गए। लेकिन जब तक समुद्र रहेगा और समुद्र के तल में जो छिद्र है उनमें अमोनिया रहेगा, सल्फर डाइऑक्साइड रहेगी, जीवन आएंगे ही आएंगे। तो इसलिए ध्यान रखिए, पहली बात मनुष्य को ये समझ लेना चाहिए कि वो जो कुछ भी गलत कर रहा है वो अपने को समाप्त कर रहा है। पृथ्वी समाप्त नहीं होने वाली, न ही जीवन समाप्त होने वाला है। मनुष्य अपने लिए ही खतरा कर रहा है और इसी का कारण है जो आपने कहा। जब दुनिया में पहला जो जल उद्योग था वो घराट था, 2री शताब्दी में आया था। जल से पंचक्की चली और पंचक्की ने आटा पीसने की एक सुविधा कराई। और आपको आश्चर्य होगा, आज भी जब दुनिया में पूरी तरह सब जगह कम्युनिकेशन नहीं है तो 2री शताब्दी में ये टेक्नोलॉजी सारी दुनिया में कैसे फैली, बड़ा विचारणीय है। मैं बहुत करता हूँ। और मैं आपको बता दूँ, ये हम ही थे 1986 में जिन्होंने घराट को लेकर आवाज़ उठाई थी। लोगों ने बहुत हमारा मखौल उड़ाया था कि लोग आगे देखते हैं तुम पीछे देख रहे हो। हमारा मानना था कि ये विकेंद्रित ऊर्जा का एक ऐसा संयंत्र है जिसमें सीधे गांव की पकड़ है, जिसे गांव की महिला भी चलाती है और कई कामों के साथ ये अपनी पिसाई भी आटे की कर लेती है। और जिसको कुछ नहीं आता उसे घराट में बैठा दो गांव में। तो इस ऐसा एक ये सतत संयंत्र था जो हमेशा से जिंदा रहा और आज भी हजारों लाखों घराट चल रहे हैं। आपके मेरे संज्ञान में जहाँ सड़क गई वह डीजल इंजन, इलेक्ट्रिकल इंजन चले गए हों, दूर दराज में आज भी घराट ही है। और जो हमने इसके लिए बड़ी वो की, हमने यात्राएं की, पद यात्राएँ की। तो 1997-98 में हमारे भैंसे जब हमने पूरे घराटियों को लेकर बड़ा आंदोलन खड़ा किया तो मिनिस्ट्री ने एक घराटों के उन्नयन के लिए एक योजना बनाई। उसी समय वसुंधरा राजे मंत्री थी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के, उन्होंने इसको उद्योग का दर्जा दिया। आज फिर भी जो ये 20 साल बीच के थे, आज घराटी निराश नहीं है, वो अपने को उद्योगपति मानता है। और एक नए सिरे से घराटों की वापसी भी है। और आज आप देखें कई जगहों में घराट पूरी तरह वापस आ गए हैं। डीजल इंजन, इलेक्ट्रिकल इंजन बंद हो गए। क्यों? क्योंकि लोगों के बीच में अब एक नई बात और चेती है कि मिलों का आटा पेट खराब करता है जी, और घराट उसमें बेहतरी करता है। तो ये असल में क्यों होता है? इसलिए होता है कि हमारी समझ नहीं होती। जब एक बार घराट इसलिए बंद हुए, डीजल इलेक्ट्रिकल इंजन की समझ बनी, उन्हें 2 रुपये दे दो, 3 घंटे नहीं बैठना पड़ेगा। आज ठीक उल्टा हो गया।
क्योंकि घराट की जब हमने गति बढ़ा दी कि अब घराट पहले आटा 5 किलो आटा 1 घंटे में पीसते थे, आज 20 किलो पीसते हैं। तो जब उसकी इफ़िशियंसी बढ़ गई तो गांव फिर वापस आ गए और घराट को ही पसंद करने लगे। ऐसे ही देखिए, हमने जो भी बड़ी योजनाएं पानी को लेके खड़ी की उसमें प्रबंधन था, डिस्ट्रीब्यूशन, शहरों में पानी कैसे जाए, चढ़ाओ पानी कितने ऊपर चढ़ा सकते हो, किस माले में जा सकता है, लेकिन हमने स्रोत के प्रति काम नहीं किया, सोर्स ऑफ वाटर। अब वो प्रकृति का ही प्रबंधन सबसे बड़ा हो सकता है। एक तो मनुष्य का प्रबंधन था, नलकों में हवा चलती है, और प्रकृति का प्रबंधन था कि धारे, कुएं, सब जगह पानी उपलब्ध करा के, और वहीं बसावट भी। और यही कारण है कि हमने जिस तरह की भी छेड़छाड़ की, बहुत से धारे नौले सूखने शुरू हो गए, लेकिन लोगों ने उन पर तवज्जो इसलिए नहीं दिया कि उनके नलकों में पानी आने लग गया था। कहाँ का पानी खींच के कहाँ ले जाए। अब जब झगड़े शुरू हो गए तो नलका भी नहीं रहा और नाले और स्रोत भी नहीं रहे। तो अब एक नई लहर शुरू हुई कि अब धारों में पानी लाना चाहिए, और हेस्को ने ही करीब 125 स्प्रिंग में पानी लाए हैं, और उसमें नए विज्ञान का समावेश किया। हमने ये कोशिश की कि किस धारे में पानी की संभावना कहाँ से आने को है, क्योंकि जंगल कट गए थे तो हमने वहाँ पे डाइक्स, चेक डैम बना दिया ताकि पानी तुरंत न बहे, क्योंकि धारों में भी तो पानी नीचे से ही आता है, इलेक्ट्रिक पर रिचार्ज होता है। तो वो हुए, और ऐसे बहुत से लोग हैं अब इस पर आ गए, सरकार भी चेत गई। तो मित्र, परिस्थितियाँ और संकट आपको वापस ले जाएगा। हम कितने भी आगे बढ़ जाएं किसी भी चीज़ में, प्रकृति के संसाधनों के लिए तो कोई समझौता हो ही नहीं सकता, क्योंकि वही रास्ता है, उसी रास्ते, प्रकृति के ही रास्ते उसके संसाधन मिलेंगे। अब जंगल का कोई विकल्प नहीं है, पानी का कोई विकल्प नहीं है, हवा का जब कोई विकल्प नहीं होगा, तो मित्र, प्रकृति को समझने की आवश्यकता तो अपने आप ही पड़ चुकी है, शुरुआत हो चुकी है। तो मेरा मानना है, निराश नहीं होना है, प्रकृति अपने आप साथ देगी। जी, एक शहरों में शहरी लोगों के अंदर एक बड़ा प्रश्न आता है कि वो शहरों में हैं और 10x8 के कमरों में रहते हैं, अब वो प्रकृति के लिए क्या करें। ना उनके पास कुछ बड़े खेत होते हैं, गमलों में सिमट कर रह जाते हैं। अगर वो कुछ गौरैया के लिए करना चाहते हैं, चिड़ियाओं के लिए कुछ करना चाहते हैं, सिमट कर रह जाए। आज क्या संदेश आपका रहेगा कि वो वहाँ से क्या कर सकते हैं? देखिए, मैं अगर एक प्रतिशत लगा लूँ, ये सवाल बहुत बार खड़ा होता है। जी, कल एक बैठक थी तो उसमें एक ने कहा कि साहब, वो एक बच्चा था, विद्यार्थी, मैं आह्वान कर रहा था कि जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको अपने बच्चों को अब प्रकृति के विज्ञान को समझाना चाहिए, उनको बताना चाहिए। अगर ये नहीं बचाओगे तो तुम कितना भी पैकेज वैकेज की चिंता करो, पर लाले पड़ जाएंगे जान के। तो उनमें से एक ने कहा कि साहब, उसका तो एक छोटा सा घर है और वो ऊपर चढ़ता है, और मैं तो मेरे पास तो पेड़ लगाने की जगह नहीं है। तो क्योंकि हमने पेड़ ही को प्रकृति मान लिया है, और तभी उसी रास्ते हम विकल्प देते। खेत में क्या होगा, नहीं होगा तो खेत क्या है, पानी नहीं पी रहे हो। जिसके पास खेत नहीं है वो पानी नहीं पी रहा, वो प्राणवायु नहीं ले रहा, प्रकृति तो दे रही है ना आपको। सवाल ये पैदा होता है कि उसे कैसे वापस करे। तो अगर उसका अपना मकान है दिल्ली में, तो लगाए छत में वाटर हार्वेस्टिंग और नीचे बोर कर दे, पानी वापस डाल। जैसे मैं उद्योगों के लिए कह रहा हूँ, सब लोग वो भी कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, कितने प्रतिशत लोग, 60 से 70% लोग शहरों के किन्हीं न किन्हीं कारणों से, या तो घूमने के लिए, या गांव जाने के लिए, या पर्व में या शादी में अपने अपने गांव, अपने अपने जगह छोड़ के जाते होंगे। तो उस समय क्यों नहीं याद आती उन्हें कि क्या करना चाहिए? जाए ना जहाँ जाते हैं। अगर बद्रीनाथ घूमने आ रहे हैं तो कूड़ा कचरा ना करें, वो एक योगदान हो जाएगा। जी, यहाँ पे जाके किन्हीं संगठनों के साथ जुड़िए, उनसे कहिए मैं नेचर से कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ, भाई साहब मैं क्या कर सकता हूँ। हज़ारों रुपए जो खाने पीने और अयासी में चुकाते हैं, उसमें 500 रुपये दे दो ना किसी को पेड़ के लगाने के लिए। देखो मित्र, रास्ते तैयार करने। तीसरी बात कि भाई, कोई आदमी कुछ भी नहीं करना चाह रहा हो, मतलब वहाँ भी नहीं जा रहा, वहाँ भी नहीं जा रहा, वहाँ भी नहीं जा रहा,
उसको बोल दो कोई एक चीज़ त्याग दे जिसमें ऊर्जा की खपत होती है। एक आखिरी सवाल ये है कि पहाड़ों में जो खेती हो रही है, इस खेती को जो हमारी अगली जनरेशन है, जो उनके बच्चे हैं, उनके बेटे हैं, वो करने में बिल्कुल भी इच्छुक नहीं है। कैसे उनको लौटाएं हम, और लौटाने की क्या ऐसी कुछ प्रवृत्ति हो सकती है? देखो दोस्त, अगर उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में ये बात आप पूछ रहे हैं जी, तो मैं आपको आपके संज्ञान में लाऊं कि हमारे बगल का एक राज्य है हिमाचल प्रदेश, 20,000 करोड़ का उनका खेती बाड़ी से टर्नओवर है, क्योंकि उन्होंने सब जगह ऑर्चर्ड खड़े कर दिए विभिन्न तरह के, और साथ में सब्जी या हाई वैल्यूड क्रॉप्स का चलन शुरू कर दिया। वहाँ का इतिहास सबसे रोचक है। जब वाई.एस. परमार एक प्रसिद्ध मुख्यमंत्री बने, पढ़े लिखे आदमी थे, उन्होंने दो काम किए। एक तो वाई.एस. परमार यूनिवर्सिटी खोल दी जो एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर पे काम करती थी, और गांव-गांव में सड़कों का जाल बिछा दिया। टमाटर पैदा हो, सेब पैदा हो, उनको ट्रांसपोर्ट करना है। आज उसकी 20,000 करोड़ है अपने यहाँ भी। अब उत्तराखंड का एक युवा अगर दिल्ली में बैठा 5, 10, 15, 20,000 रुपये है और उसका खेत है, अगर वो ऑर्चर्ड लगा ले, क्योंकि अब तो फलों का ज़माना है ना, अमरूद ही 100 रुपये किलो बिकता है, जबकि हम बचपन में अमरूद को खाते ही नहीं थे। पर अब पता चल गया विटामिन सी है इसके अंदर, सबसे बढ़िया विटामिन ए, विटामिन सी, ये सब कुछ है इसके अंदर। तो हमने वो शुरू कर दिया। तो अभी हमारी वापसी संभव है उत्तराखंड की अगर हम क्लाइमेट एडवांटेज लें। जब दिल्ली जलती रहती है तो हमारे यहाँ ठंडा रहता है, हम गोभी भी पैदा कर सकते हैं और ठंडा वातावरण भी कर सकते हैं, हम ऑक्सीजन सेंटर भी बन सकते हैं। प्रदूषण हो रहा होगा तो आ जाओ दिल्ली में से 5 दिन रहने के लिए, ऑक्सीजन खाइए। आप उसको खाना वाना खिलाने के तो चार्ज करो पर ऑक्सीजन का भी चार्ज लगा दो। आप कहेंगे शुद्ध पानी पिला रहे हैं आपको, भाई आप उसको शुद्ध पानी मत बोलो, मिनरल वाटर दे रहे हैं आपको। आपके एक गिलास की कीमत 10 रुपये यार देंगे लोग। जिस तादाद में लोग टूरिज्म में आ रहे हैं गाड़ियों में भर भर के, तो भाई ये तो सबसे बड़ा बाजार है हमारे लिए, उसके ऊपर काम होना चाहिए। आखिरी शुभकामना संदेश चाहूँगा भारतीय जनसंचार संस्थान के जितने भी हमारे प्रशिक्षु पत्रकार हैं, उनको आपने इकोलॉजी और इकोनॉमी को रखकर लिखने की और रिपोर्टिंग करने की जो सलाह दी है, उसके लिए उनको कोई शुभकामना संदेश अगर आप अपनी ओर से दें। मेरी ओर से आप सबको बहुत शुभकामनाएं मित्रों। पर मेरा अभी आप सब लोगों से यही अनुरोध है कि अब पत्रकारिता का एक नया युग आना चाहिए, खासतौर से प्रकृति, पर्यावरण और आर्थिकी को लेके, जो दोनों को जोड़ करके आगे चले। और ये आप ही से संभव है, क्योंकि आप ही की पीढ़ी है जो इस बड़े परिवर्तन को ला सकती है। अखबार एक बहुत बड़ा माध्यम है और बट और बांट सकते हैं हम सब कुछ विचारों को सबके बीच में। आपका समय देने के लिए और इतनी बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।